आज जीवन के अनुभवों को सीखने समझने के लिए मैं आया हूँ दयानंद नगर गढ़चुक गुवाहाटी में आदरणीय अंजू साहू जी के घर में। चर्चा को आरंभ करते हैं। आपका नाम और आप क्या करती हैं उसको जानना चाहूँगा। मेरा नाम अंजू साहू है और मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल की सीनियर टीचर हूँ। मेरा विषय है हिंदी। 2090 से कह सकती हूँ अपने आप को, 90 से टिल डेट तक शिक्षा के क्षेत्र में हूँ एज ए शिक्षिका। आप सिखा ही रही हैं, तो काफी लंबा अनुभव आपको शिक्षण संस्थाओं में है। और शिक्षिका के तौर पे मुझे लगता है कि आपने जीवन में काफी अनुभव प्राप्त किए हैं, क्योंकि आपका जीवन लोगों के साथ अर्थात बच्चों के साथ, युवाओं के साथ ही रहा है अधिकतर समय। तो मुझे लग रहा है कि आज हमारी चर्चा बहुत ही शानदार और दिलचस्प होने वाली है। तो आप ये बताइए कि आपने जो जीवन है, जीवन को जिया है, इससे आज तक आपने क्या सबक सीखा है? प्रतिदिन मैं बच्चों से नया सीखती हूँ। मैं ये कैसे मान लूं कि मैंने अब तक सीख लिया है? जी नहीं, ऐसा कहना मैं शायद गलत समझूंगी, क्योंकि प्रति पल बच्चे हमें नया सिखाते हैं। अच्छा। मेरे बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं कि बच्चों ने मुझे सिखाया है और शायद मैं बच्चों के साथ सीखने की वजह से ही आज के समाज में टिक पाई हूँ। क्योंकि बच्चे ही हमें बताते हैं कि आज समय की आवश्यकता ये है और हमको पुरानी चीजों को लेकर नहीं बल्कि नए समाज की नई जरूरतों के साथ अपने आप को बदलते हुए आगे बढ़ना है, तभी हम टिक सकेंगे। बहुत अच्छा लगा, बच्चों से आप सीख रही हैं, न कि आपसे बच्चे तो आपसे सिलेबस सीख रहे हैं, लेकिन जो समसामयिक जो व्यवस्था है उसकी जो संज्ञान है आप बच्चों से सीख रही है। वो बहुत सुंदर, ये अच्छा अनुभव भी आपने बताया। और इसके साथ साथ दिमाग में बहुत सारी नेगेटिव बातें दिमाग भरी रहेंगी, जिससे आप अपने कदम भी नहीं उठा पाएंगे। इसीलिए सकारात्मक सोच के साथ हमें आगे बढ़ते रहना है। ये मैंने जीवन से सीखा। किसने क्या किया माफ कर दीजिए। बहुत सुंदर संदेश, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है, बहुत बढ़िया है। अब आपकी दृष्टि में जीवन क्या है? क्या जीना ही जीवन है? खाना पीना यथावत जीवन? बिल्कुल नहीं, खाना पीना सोना ही हमारा जीवन लक्ष्य नहीं है। शायद आप यही कहना चाह रहे हैं। जीवन क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? हाँ, जीवन का उद्देश्य सिर्फ खाना पीना सोना नहीं है। जो मैं मानती हूँ, आपके संपर्क में, आपके आजू बाजू में जो भी लोग हैं, आपसे जितना कुछ बन सकता है अच्छा कीजिए, अच्छा सोच रखिए। इससे आपका जीवन सरल हो जाएगा और आप समाज पर बोझ नहीं होंगे। आप जहां भी जाएंगे आप एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक सोच की मूर्ति होंगे, जिससे आपको समाज सकारात्मक दिखेगा और समाज पर आप भारी नहीं होंगे, साथ ही साथ परिवार पर भी नहीं। मतलब जीवन का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए कि समाज के प्रति मेरा कुछ दायित्व रहे। सकारात्मक सोच में ऐसा नहीं कि हमें यही करना है। अब कुछ जैसी जरूरत हो, समाज जरूरी थोड़ी है कि हम सब समय पैसे से ही मदद करें। हो सकता है कई बार मनुष्य को ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि वो साधन संपन्न है लेकिन असमर्थ है। उसको दो शब्द अच्छे बोलने वाले भी लोग चाहिए, साथ में कंधे पे हाथ रखने वाले भी लोग चाहिए। तो समाज में जिसको जैसी जरूरत है, जहाँ दो पैसे खर्च करने की भी हो, जहाँ स्वयं व्यक्तिगत रूप से खड़े होने की बात हो, तो वैसे खड़े होना है ताकि समाज को हमसे मजबूती मिले, हम उनको सहारा दे सके। यही मैं समझती हूँ। लेकिन आप ऐसे लोगों के विषय में क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे ऐसे लोग हमें मिलते हैं दिन प्रतिदिन कि मुझे समाज से क्या मतलब, मैं अपना देखूंगा, अपना घर या खुद को ही संवारने में लगे, लेकिन समाज के प्रति उनकी स्वार्थी दृष्टिकोण से तो कोई आगे नहीं बढ़ा है भाई। मैं समझती हूँ कि स्वार्थी दृष्टिकोण यदि उन्होंने इस तरह से पाल रखा है तो ये बड़ा गलत है, उनके लिए है। यदि उस दृष्टिकोण से रहेंगे तो समाज से भी उनको मदद नहीं मिलेगी। जैसा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, समाज को हमें आवश्यकता और समाज को हमारी भी आवश्यकता है। ये परस्पर आदान प्रदान।
नहीं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जैसे कि मैं करूंगा, समाज के लिए करूंगा, लेकिन समय आने कोई सोचते हैं रिटायरमेंट के बाद समय आएगा, कोई सोचते 70 साल में आएगा, कोई सोचते 50 के बाद आएगा, अभी तो मैं कमा लूं। क्या व्यक्ति को एक एज के बाद ही सामाजिक होना है या पहले से ही शुरू करना है? प्रति पल समाज के साथ रहना है और आपसे जितना बन सके करते रहना है, क्योंकि कोई निश्चित समय नहीं आता कि आप उसी समय सीमा में आप समाज की सेवा कर पाएंगे। ऐसा नहीं, आप कार्य करते हुए समाज का भी भला करते चले। अच्छा मैडम, आपसे जानना चाहूंगा, आप स्कूल में शिक्षायित्री है ऐसा आपने बताया, कौन से स्कूल में है? दिल्ली पब्लिक स्कूल। वहाँ दिल्ली पब्लिक स्कूल गाँव। तो वहाँ बच्चों को क्या इस तरह की शिक्षा या भावनाएं प्रदान की जाती हैं कि वो समाज के लिए अभी से शुरू करें, सोचें? बहुत सारे हमारे यहाँ क्लब्स हैं, कम्युनिटी क्लब्स हैं, जहाँ बच्चों को हम लेके जाते हैं। हम गरीबों में बच्चों के द्वारा कुछ बंटवाते हैं, हम उस जगह के महत्व को बताते हैं। साथ साथ हम बच्चों को ये भी बताते हैं कि देखो, जीवन का उद्देश्य सिर्फ पढ़कर बड़ी लंबी चौड़ी डिग्री हासिल करना नहीं है, बल्कि समाज सेवा ही जीवन लक्ष्य है। क्योंकि विवेकानंद जी ने स्वयं भी कहा था कि मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। तो इस तरह से हम बच्चों को, तो मुझे अभी पता चल रहा है कि डीपीएस जैसी स्कूल, बड़ी स्कूल, भारत व्यापी स्कूल भी बच्चों को सामाजिक गुण देने के लिए प्रयासरत हैं। लेकिन समाज में ऐसे कुछ खबर व्याप्त है कि ये बड़ी स्कूलें बच्चों में भावनाएं नहीं डालती है, कुछ निगेटिव चर्चाएं भी होती हैं, वो क्या सही है या आप क्या कहना चाहिए? सिर्फ एक स्कूल को हम दोष नहीं देंगे। आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं ये कहूंगी कि सिर्फ विद्यालय को ही दोष नहीं दिया जा सकता है, इसके लिए पारिवारिक जिम्मेदारी भी है, समाज की जिम्मेदारी भी है। ये उनको निगेटिव सिखाते हैं, सिर्फ अकेले स्कूल इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। परिवार जैसा होगा, हाँ, बच्चे वैसे ही बनेंगे। और बच्चे स्कूल में सीखते हैं, वो आकर घर में कुछ और देखते हैं, जिसलिए उनको वो भ्रम में पड़ जाते हैं क्या करना है। यदि वो सीखते हैं तो उनको उस हिसाब से माँ बाप को भी कहना चाहिए, उनको अवसर देना चाहिए कि हाँ ये चीज ठीक है जो आप स्कूल में सीख रहे हैं। जैसे कि गार्जियन जो माँ बाप होते हैं, उस गार्जियन ऐसे भी होते हैं कि मैंने एक अच्छी स्कूल में दे दी है, जैसे कि डीपीएस एक बहुत अच्छी स्कूल है जिसको हम जानते हैं, समाज में ये स्वीकृति भी है, तो वहाँ दे दिया तो मेरा रोल खत्म। क्या ऐसा गार्जियन को सोचना चाहिए? उनकी भी जिम्मेवारियां रहती है। बिल्कुल नहीं, आपने स्कूल में डाल दिया, कितने घंटे हमारे साथ रहते हैं बच्चे? 8 घंटे रहते हैं, 8 घंटे 6 घंटे, लेकिन उतने घंटे में उन्होंने कई विषय में प्रवेश करना होता है। जैसे कंप्यूटर भी सीख रहे हैं, अब हिस्ट्री ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हैं, उधर एक्टिविटी भी कर रहे हैं, तो वो बटे हुए हैं, तो किसी एक चीज पर वो केंद्रित नहीं। इसलिए हम तो स्कूल एक उनको फाउंडेशन देती है, एक बुनियाद दे देती है, मुझे ये चीजें हैं, आगे चलकर आप जिस अपने स्वभाव के अनुसार उस विषय में प्रवेश करते हैं। हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, बता दिया, लेकिन आगे चलकर आप उस विषय में प्रवेश करते हैं। इसलिए यहाँ पर पेरेंट्स का ये रोल है कि पेरेंट्स बताएं मजबूती क्या है, उनको समाज की आवश्यकता क्या है, जीवन लक्ष्य क्या है, वो पेरेंट्स को बताना होगा। और यहाँ मैं एक बात और कहूंगी, जिन परिवारों में बुजुर्ग हैं, जिन परिवारों में उनके दादा दादी, नाना नानी इत्यादि हैं, वो इस भूमिका को बहुत अच्छी तरह निभाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स वो कमाने में लगे हुए हैं, क्योंकि आवश्यकता भी है, घर भी चलना है, तो वो अपनी इस आवश्यकता में लगे हुए हैं। बच्चों की तो देखरेख नहीं हो पाती है, बच्चों को या तो नौकरों के हवाले छोड़ दिया जाता है या फिर स्कूल के हवाले। तो स्कूल तो क्या करेगा, स्कूल की भूमिका इतनी है कि हम बताते हैं सब कुछ। और असंख्य बच्चे हैं, हाँ, अलग अलग उनके विचारों के बच्चे हैं, हमारा काम तो बता देना है, और अलग अलग विचार के बच्चे हैं। और अब वो घर में आकर देखते हैं नौकर संस्कृति में वो पल रहे हैं। मैं बिल्कुल कहूंगी कि बच्चों पर नौकर संस्कृति का, अभी आपने कहा दादा दादी ये बुजुर्ग का होना, लेकिन देखिए अभी जो पहले का जो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था वो तो अभी रहा नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत कम प्रतिशत वो ही दादा दादी का सानिध्य मिलता है। तो इससे क्या आपको लग रहा है कि संस्कार या आदर्शों में कमी आ रही है? बिल्कुल, बच्चे उदंड हो रहे हैं, उच्छृंखल हो रहे हैं, क्योंकि उनको बताने वाला कोई नहीं है। माँ बाप क्यों नहीं बता रहे? माँ बाप कितना उनके पास टाइम नहीं है।
थक हार के वो आते हैं स्कूल घर में, जब बच्चे आए होते हैं 3 बजे, उसके बाद नौकर वहां पहुंचाने जा रहा है, पढ़ाई में ले जा रहा है, कोई ट्रेनिंग में ले जा रहा है, वो थक हार के बच्चा आता है 7 बजे, इधर पेरेंट्स आते हैं 9 बजे, बातें कुछ हो नहीं पाती। और पेरेंट्स, यदि बच्चा पेरेंट्स के पास जाता है, बेचारे वो थके होते हैं, 1-2 बात सुनते हैं और बाकी डांट के भगा देते हैं, सो जाओ सुबह उठना है, और बच्चा टाइम ही नहीं दे पाता है। किसी कारण से बच्चा अगर बिगड़ जाता है तो सारा ठिकरा स्कूल को ठोक देते हैं। हाँ, स्कूल पे ठोक देते हैं, लेकिन स्कूल भी पल्ला झाड़ता है, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल। और वास्तव में स्कूल की जिम्मेदारी नहीं है। स्कूल संस्कार नहीं दे सकता, शिक्षा दे सकता है। नैतिक शिक्षा की कोई क्लास होती है मैडम? संस्कार ना दे, नैतिक शिक्षा तो अनिवार्य होना ये विषय नहीं है। ये मैं विषय बिल्कुल स्पष्ट कहूंगी, नैतिक शिक्षा की ऐसी कोई क्लास नहीं है। हाँ, बीच बीच में हमारी काउंसिलर्स वगैरह कुछ बताते हैं, चाहे हम जो लैंग्वेज के टीचर्स हैं वो हम पौराणिक कहानियों के पढ़ाते समय पौराणिक कहानियों का उल्लेख कर देते हैं, इधर उधर थोड़ी बताने के चांसेस हमारे जो सब्जेक्ट टीचर, जो हमारे लैंग्वेज टीचर्स हैं उनके पास है। हाँ, वो बताते हैं, लेकिन संस्कार हम नहीं देते, संस्कार शिक्षा देते। ये आपसे संपूर्ण आपकी व्यक्तिगत, ये आपके स्कूल से रिलेटेड नहीं है। जो बच्चे अच्छे संस्कार के, वो बच्चे तो कहीं भी अच्छे, लेकिन जो बच्चे जिनके घर में संस्कार नहीं है, शिक्षा है, लंबी चौड़ी शिक्षा है पेरेंट्स की और स्कूल की शिक्षा है, लेकिन वो संस्कारहीन है। अब कहेंगे संस्कार क्या है? संस्कार ही तो मनुष्य बनाता है, मनुष्य का परिचय मनुष्य से कराता है। अब हमें किसी ने तो नहीं कहा कि मंदिर जाना है तो चप्पल बाहर खोल के जाना है, मस्जिद जाओ चप्पल खोल के जाओ, हमें किसी ने नहीं सिखाया, हमने संस्कार से सीखा। वैसे ही छोटी बड़ी बातें और बच्चों बड़ों के सामने हमें किस तरह से उठना बैठना है, ये हमारा संस्कार है। अभद्रता नहीं दिखानी है, ये हमारा संस्कार है, ये शिक्षा तो नहीं है। तो क्या वाकई आप व्यक्तिगत रूप से ये चाहते हैं कि सभी स्कूलों में, सिर्फ एक में नहीं, कि मोरल एजुकेशन, मोरल वैल्यूज की शिक्षा एक अनिवार्य रूप से हो? बहुत होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और ये मोरल शिक्षा देने के लिए मैं तो कहूंगी कि ये जो कम उम्र की जो लड़कियां हैं ये नहीं दे सकती हैं, इनके लिए कोई ऐसे सीनियर आदमी, कोई सीनियर पर्सन, बुजुर्ग के मुंह से ही संस्कार की बातें भी अच्छी लगती हैं। और तब यदि बच्चे उनको प्रणाम करते हैं, उनके साथ मित्रता की व्यवहार करते हैं स्कूल कैंपस में ही, तो इससे स्कूल का एनवायरनमेंट भी अच्छा होता है। एक को देखकर 10 सीखते हैं, क्योंकि दादा दादी तो घर में रहे नहीं, तो ये कमी स्कूल ही पूरी करेगा। बहुत सुंदर। अच्छा, ठीक है मैडम, थोड़ा सा स्कूल से हटके फिर से आपके जीवन के अनुभवों पर आते हैं कि आपके जीवन में सबसे सुखद क्षण आज तक क्या रहा? एक कोई क्षण। मेरा सबसे सुखद क्षण तब था जब मैंने पहले स्कूल ज्वाइन किया, क्योंकि मेरे स्कूल टीचर में कहते हैं, मेरे पिता पेरेंट्स कहा करते थे कि मैं बचपन से ही टीचिंग का ही खेल खेलती थी ज्यादातर। और जब मैं वास्तव में स्कूल जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, मुझे जब स्कूल में अवसर मिला। आप कौन सी एज में स्कूल में घुसी? ये तो लेट आई थी, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे हो गए थे। जीवन का उद्देश्य नौकरी करना नहीं था, बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियां, मतलब शिक्षिका के रूप से जब आप स्कूल ज्वाइन की थी, आपने कौन सी स्कूल ज्वाइन की थी? सबसे पहले मैं थी ऐसे छोटे मोटे स्कूलों में थोड़े थोड़े दिन करके छोड़ दिया था, कॉलेज में भी थी तो वो सब छोड़ दिया, लेकिन मैं लंबे समय तक थी महर्षि विद्या मंदिर सिल्वपुरी में, 10 साल। उसके बाद डीपीएस में आई, मैं वहाँ के दोनों स्कूल की फाउंडर टीचर रही हूँ, महर्षि की भी, दिल्ली पब्लिक स्कूल की भी। और दिल्ली पब्लिक स्कूल की स्थापना 2003 में हुई और आज तक। हमने सुना है कि आपका रिटायरमेंट हो चुका है, फिर भी स्कूल ने आपको नहीं छोड़ा, ऐसी क्या खासियत है आप में? स्कूल ये तो स्कूल से पूछना चाहिए कि क्या खासियत देखी। कुछ तो है। ये तो मेरी प्रिंसिपल जाने, मेरे बच्चे जाने, लेकिन हाँ एक बात है, मुझे बच्चों के साथ रहना अच्छा लगता है। और दूसरी बात, रिटायरमेंट के बाद ज्यादातर लोगों का मानना होता है कि घर में बैठ के आराम करेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि काम ही आराम। मतलब आप निरंतर काम करते रहे। एक उपनिषद में वाक्य है ना, चरैवेति चरैवेति, शायद आप उसी उपनिषद के वाक्य को मान के चल रही है। काम ही आराम। बहुत सुंदर।
ये तो जान लिया सुखद क्षण आपका स्कूल में एज ए शिक्षिका ज्वाइन करना रहा सबसे सुखद क्षण। कोई दुखद क्षण भी तो होते हैं लोग व्यक्तियों के, आपका सबसे दुखद क्षण आज? जब मेरे हस्बैंड छोड़ के चले गए, इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। कब गए और कैसे गए? 2000 वो बीमार थे जी। 2007 में गुजर गए। तब तो मुझे लगा था कि क्या होगा कैसे होगा। बच्चे भी बहुत छोटे तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ इतने बड़े भी नहीं थे, सारी जिम्मेदारियां थी, लेकिन ईश्वर जब साथ रहते हैं तो मैं समझती हूँ कि हर काम आसान होता है। तो आपने उस दुखद क्षण को झेला है, उससे आप उभर के भी आए हैं। ये तो एक सबसे कठिन क्षण ही होगा आपके जीवन में। तो उस अनुभव ने आपको क्या सिखाया है? मृत्यु से संबंधित आपकी जीवन, आपकी पर्सनल राय क्या है, क्योंकि आपने फेस किया उसको? शाश्वत है, मृत्यु शाश्वत है और हर रोज हम मरते हैं। जैसे हम उठते हैं हमारा नया जीवन है, यानी कि सोना आप मृत्यु के साथ तुलना करें। बिल्कुल, हम जब सो गए तो मर गए, सवेरे जग गए तो आज का दिन है, वो भी पूरा मिलेगा कि नहीं क्या पता। जी जी। जब कब जिंदगी की शाम हो जाए। आपने अपने अतीत से क्या सीखा? अतीत से मैंने यही सीखा कि बस भुलाते चलो, आगे बढ़ते रहो। भूलना है, माफ करते चलो और आगे बढ़ते रहो। जिंदगी समन्वय का नाम है, जिंदगी समझौते का नाम है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कोई घटना घट गई, अतीत की हो या हाल फिलहाल में हो, उसको इतना वो लोग सोचते हैं, उस तनावग्रस्त हो जाते हैं, फिर उससे वो उभर नहीं पाते। इसके लिए कैसे उभरे ऐसे व्यक्ति? उभरना नहीं थे, ऐसा है, मैं जहाँ तक समझती हूँ, हम जितनी बार अपनी दुखद घटनाओं को रिपीट करेंगे उतना ही वो दुखद घटना भयावह होती जाएगी। अच्छा। मेरा मानना है जो घट गया बस भूलो, माफ करो, जो भी उस फंदे में थे, जो था जाए। अब आप आगे बढ़ो, परिस्थितियां तो हमेशा एक जैसी नहीं रहती, इसीलिए हमेशा नया सोचो, अच्छा सोचो, पीछे सब छोड़ते जाओ। जिंदगी तो एक, जैसे हम एक ट्रेन में सवार, मेरा जो दृष्टिकोण है, हम ट्रेन में सवार हैं, समय की ट्रेन में सवार हैं। समय एक ट्रेन है, हम उसमें सवार हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बीच बीच में जिसके स्टेशन आते गए, उतरते गए, यानी मरते गए, चलते गए, छूटते गए, जो छूट गए वो फिर कहां। तो इसीलिए आप आगे बढ़ो, सब अपने स्टेशन पे उतरते रहेंगे। जो पैसेंजर के साथ हमारी बातचीत हुई थी, जो सर है पैसेंजर, वो तो दोबारा जिंदगी में मिला नहीं। उसी तरह जो समय गुजर गया वो फिर और नहीं मिलेगा। इसीलिए बस आगे बढ़ते रहना, और जीवन को हल्के में लेना, ज्यादा सीरियस नहीं होना। सीरियस इसलिए नहीं होना है कि जो घटना आज आपके साथ गुजर गई है वो उसी रूप में आगे फिर नहीं मिलेगी। आपको अब नए सिरे से तैयार रहना है। इस समाज में, इस क्षेत्र में सबसे बड़ी एक दो समस्या और उसका निदान क्या है? आज जो मुझे लगता है, आज की जो समस्या है वो भागदौड़ जीवन में लोगों के आराम नहीं है। इतने भागदौड़ है कि किसी के भी जीवन में कोई जरा सा भी आराम नहीं। इसीलिए काम करते हुए भी अपने लिए थोड़ा समय निकालना चाहिए, अपने खाने का, अपने स्वास्थ्य का, अपने शरीर का थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। जैसे भी हो, काम के पीछे नहीं भागना चाहिए पागलों की तरह। ये तो आज मैं देखती हूँ, युवाओं को देखती हूँ, दिन भर कुछ नहीं खाते हैं, शाम को मैगी खा के फिर दूसरे दिन काम पे चले जाते हैं। ये तो जिंदगी नहीं। वो ऐसा होता है कि युवाओं ने भी उसको इसलिए चयन किया है क्योंकि उनको मजबूर कर दिया गया है। वो जिन संस्थाओं से जुड़े होते हैं, कंपनियों से या जिन भी संस्थाओं से, वहाँ इस तरह का प्रेशर ओरिएंटेड आजकल काम हो गया। ये चीज बहुत गलत है। 12 घंटा 14 घंटा नौकरी करना, इससे क्या होता है, कोई युवा ये नहीं चाहता कि वो मैगी खा के सोए, वो युवा ये नहीं चाहता कि 14 घंटा काम करे। लेकिन व्यवस्था ऐसी बन गई है, वो सरकार को दोष देंगे, कंपनियों को दोष देंगे, किस समाज को दोष देंगे, व्यक्ति को दोष देंगे। उस कंपनी का मालिक भी यही चाहता है, या उसका जो MD CEO जो भी होगा वो भी चाहता है कि वो 6 घंटा काम करे और जीवन आराम से बिताए, लेकिन वो भी 14 घंटा काम करे। सभी प्रेशर में। तो इस चीज को कैसे ठीक करें? किसी न किसी को तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अब ये एक बहुत विषम परिस्थिति आई है समाज में। मैं जो देखती हूँ कि ये सच में बहुत कठिन दौर से बच्चे गुजर रहे हैं आज के। अब इसके लिए कैसे करना होगा तो हमें ही उपाय सोचना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि कंपनियों को, जो कंपनियां हैं जो काम कराती हैं वो ठीक है, काम भी जरूरी है,
कंपटीशन का जमाना है, लेकिन कंपनियों को भी जो सीईओ वगैरह हैं, कंपनी के जो हेड हैं, उनको अपने एम्प्लॉयज के साथ थोड़ा सा उनको आराम के लिए, उनके भलाई के लिए भी कुछ सोचना चाहिए। जैसे हफ्ते में 4-5 दिन का ही काम कराएं, सैटरडे संडे 2 दिन की फुल रेस्ट दे दें, 5 दिन सैटरडे तक काम ना कराएं, फ्राइडे तक काम कराएं। चलो ठीक है, 2 दिन, 1 दिन संडे का आराम काफी नहीं होता, 2 दिन घर में रहने से थोड़ा सा आराम हो जाता है। इसीलिए इस तरह से हम शुरू कर सकते हैं। बीच बीच में जिन कंपनियों के एम्प्लॉयज ने अच्छा काम किया, उनको किसी ट्रिप पे भेज दो 3-4 दिन के लिए, तो इस तरह से वो भी रिलैक्स होंगे, फिर अच्छे से आके अपने काम को करेंगे। जहाँ तक मेरी सोच है, बहुत सुंदर। 5 दिन का अगर वर्किंग हो सिस्टम हो तो बहुत अच्छा, सभी को 2 दिन में रेस्ट हो जाता है, 1 दिन में कुछ नहीं होता। बहुत बढ़िया। अच्छा, फिर से मैं युवाओं से संबंधित एक आध प्रश्न पूछता हूँ आपको। जैसे कि अभी युवाओं में कुछ नीति नहीं कह सकते उसको, कुछ संस्कार कम रहे, जैसे खान पान से लेकर के, आचरण से लेकर के, या बहुत कुछ, जो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाले, क्यों हो रहा है? स्वार्थी दृष्टिकोण हो गया बच्चों का भी, जो आजकल के बच्चे हैं बहुत स्वार्थी दृष्टिकोण हो गया उनका। वो सिर्फ अपने परिवार, अपने बच्चे तक ही सीमित है। अब उनकी मजबूरी कहें या आजकल की आधुनिक लड़कियां वो पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहती हैं, वो कहें युवकों की विवशता कहें या क्या कहें, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन हालात तो बहुत ही बिगड़ गए हैं, बच्चों में नैतिकता नाम की चीज नहीं, बच्चों में बिल्कुल। और इस तरह से रहा तो सबका जीवन दुखद होगा, आने वाली पीढ़ी बहुत ही दुखद होगी। क्योंकि जो आजकल की जो नारी जागरण जो आजकल चल रहा है, नारी को स्वतंत्रता चाहिए। नारी, मैं तो कहूंगी नारियां कभी स्वतंत्र परतंत्र रही नहीं, नारियां हमेशा से स्वतंत्र रही। हाँ ठीक है, अब आगे आओ नारी, आगे आओ। नारी इतनी आगे आकर उदंड हो गई, सबको नहीं कहूंगी, लेकिन भारी संख्या में उदंड हो गई है। उनको अपने कई जगह तो अपने पेरेंट्स के साथ भी रहना नहीं चाहती, सास ससुर की तो दूर की बात है, उनको पेरेंट्स भी अच्छे नहीं लगते, उनको स्वतंत्र रहना है। तो ये सब बहुत गलत है। नहीं, नारी मतलब वो जो विवाह के उपरांत या विवाह से पहले ही, दोनों ही परिस्थिति, विवाह के उपरांत जो पहले की बिगड़ी होंगी वो क्या घर बसाएंगी, वो आपकी सड़क बनेगी। तो मेरा ये मानना है, ये तो देखिए, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर, हस्बैंड को भी चाहिए कि घर के कामों में हेल्प करें, दोनों मिलकर आगे बढ़े। हस्बैंड सिर्फ लड़का ये ना सोचे कि मेरे घर में तो माँ ही करती थी, नहीं। तो अब परिस्थितियां बदल गई हैं, तो इसीलिए आप अपनी वाइफ का भी हेल्प करो और वाइफ भी आगे बढ़े, तुम भी आगे बढ़ो, दोनों अपने अपने काम को आगे बढ़ाओ। ये अच्छे विषय को आपने रखा है, इस पे चर्चा करनी आवश्यकता है, नारी पर। जैसे कि नारियों में एक क्या बोलते हैं, एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे क्या सब कुछ सही चल रहा है या उसका भी कुछ मिसयूज हो रहा है? कुछ श्रृंखल हो गई है। मैं यदि सही शब्दों में कहूँ तो नारी उदंड होगी, और जहाँ उदंडता हो जाती है वो समाज नहीं है। समाज नारी, अच्छा पहले के जमाने में क्यों कहते थे अच्छे घर की लड़की है? क्योंकि अच्छे घर की लड़की आएगी, अच्छे घर की लड़की माने उसकी दादी कैसी है, उसकी माँ कैसी है, उसका घर का परिवेश कैसा है, वो देख के वो लड़की का चयन हम करते थे, तो वो आकर एक अपना घर अच्छा बनाते थे। अब तो ये सब ऐसा रहा नहीं, अब तो क्वालिफिकेशन और पैसे देख के शादी किए जाते हैं, या मनपसंद लड़की देख के शादी की जाती है। परिवार बहुत पीछे छूट गया, समाज को उनका संस्कार बहुत पीछे वहीं छूट गया, तो वो लड़की घर में आके वो क्या नया संस्कार परिवार बनाएगी? जब खुद नहीं रहने के कायम, तो खाक कायम कोई बुनियाद करेंगे? हम खुद ही नहीं है तो हम क्या एक संस्कृति में? लेकिन उस नारी के दृष्टि में तो वो स्वावलंबी है, वो स्वतंत्र है, वो अपने निर्णय खुद ले सकती है, वो पुरुषों के बिना भी चल सकती है। इस तरह की जो सोच पनप रही है या वो समाज में व्याप्त हो गई है, और इसलिए वो खान पान का चयन भी खुद कर रहे हैं, अपने जीवन संगी का चयन भी खुद कर रहे हैं, या अपने वस्त्र सब कुछ करें, वो सब कुछ करें, पूरे स्वतंत्र रहें। साथ ही साथ जो हमारी संस्कृति और सभ्यता है उसकी धरोहर भी वही है, उसके साथ लेकर आज देखिए विश्व की कुल 35 संस्कृतियां थी, सभी संस्कृतियां खत्म,
सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ की पुरानी संस्कृति जीवित है। क्यों? हम आधुनिकता और पुरान प्राचीनता दोनों को संतुलित करके लेके चलते हैं। संतुलित, जहाँ हम चरण स्पर्श करना सिखाते हैं बच्चों को, वहीं हम कंप्यूटर चलाना भी सिखाते हैं जी। वहीं हम फाइटर प्लेन भी सब चलाना सिखाते हैं। तो ये हम दोनों को, जहाँ पे दोनों का समान रूप से संतुलित जहाँ पे है, संतुलन जहाँ पे है, उस घर के बच्चे आज भी अच्छे हैं। लेकिन आज ज्यादातर लड़कियां उदंड हो गई हैं शिक्षा के नाम पर, मतलब स्वतंत्रता के नाम पर। नारी स्वतंत्रता, नारी तो पहले कभी परतंत्र ही नहीं थी। जो लड़कियां ऐसा कहती हैं नारी स्वतंत्रता चाहिए, हमें वुमेन एम्पावरमेंट चाहिए, वो उनको सिर्फ स्वतंत्रता इस बात की चाहिए कि वो पुरुषों से बर्तन मजवा सके। अच्छा, इसलिए उनको मतलब एक भावना, एक द्वेष की भावना उनको ये नहीं, जो वास्तव में स्वतंत्र, जिन्होंने वास्तव में नारी स्वतंत्रता समझी है, वुमेन एम्पावर अच्छे से समझा है, वो अब आज भी दोनों मिला के चलते हैं। जहाँ औरतें सुलझी हुई हैं जिस घर की, वो घर बर्बाद नहीं होता। वो पुरानी कल्चर को लेके चलते हैं, आधुनिकता को भी लेके चलते हैं। इसीलिए नारी का, इस चीज को पहले नारी समझे कि स्वतंत्रता है क्या। स्वतंत्रता आपको किस बात की चाहिए? सिर्फ पुरुषों से बर्तन धुलवाने के लिए और बिस्तर लगवाने के लिए? आपको स्वतंत्रता इसलिए चाहिए कि आप अपने संस्कार को बनाकर सम्मान देते हुए आप भी खड़े होकर अपना काम कीजिए समाज में। अभी ऐसा हुआ ना मैडम, अभी देखिए पुरुष भी कमा रहा है, हाँ, और नारी भी बराबर, उसकी पत्नी भी कमा रही है। बिल्कुल। और इसमें एक भाव ये जुड़ गया, तो तुम्हारी प्राधान्यता इसलिए थी कि तुम कमा रहे थे पहले, अभी मैं भी कमा रही हूँ, तो मुझे भी वो अधिकार चाहिए जो तुम अधिकार ले रहे थे। मेरा अधिकार तुमने छीना है आज सहस्रों वर्षों से, तो इसलिए ये कंपटीशन एक बढ़ गया है। कंपटीशन बढ़ना बात ठीक है, कंपटीशन बढ़ा है, इस कारण भी बढ़ा है कि आज समाज की आवश्यकता बढ़ गई है। आज समाज में महंगाई देखिए, समाज के आकर्षण देखिए। एक की कमाई से पूरे होंगे क्या? एक की कमाई से डेली बाहर से खाना आ सकेगा क्या? एक की कमाई से इतने कैसे आ सकेंगे क्या? रोज जो दिखाए जाते हैं टीवी में, तो इतने, या पिक्चरों में, तो ये इतने परिधान आ सकेंगे क्या? आज इतने जगह पे पार्क बने हैं और कितने घूमने के साधन हैं, आकर्षण इतने ज्यादा समाज के फैल गए हैं, तो एक के कमाई से इतना पूरा नहीं होगा। इसलिए टक्कर में दोनों को कमाना पड़ेगा। तो दोनों को कमाने का ये मतलब नहीं है कि संस्कार को तिलाक दे। आपके दृष्टि में बताइए कि क्या यह समाज पुरुष प्रधान है? अभी संस्कारवश पुरुष प्रधान है। कैसे मैं कहूँ, नेचर अलग है, पुरुष का नेचर अलग है, स्त्री का नेचर अलग है। जहाँ स्त्रियां अपने सोच से पुरुष को भी संभाल सकती हैं, इस समय पड़ने पर वो अपने पति की भी गुरु बन सकती हैं, अपने भाई की भी गुरु बन सकती हैं, और जहाँ समय पड़ने पर लड़कियां अपने बाप को भी सिखा सकती हैं, और बाप मानता भी है बेटी। पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन पुरुष प्रधान समाज में पीछे से औरतों की ही प्रधानता है। सही बात, बैकअप जो है, हाँ, बैकअप वो औरतों का ही है। पहले भी पुरुष प्रधानता, आज भी है। हम चाह के उनको ये नहीं कह सकते कि पुरुष है। स्त्री में गुण, स्त्री के पुरुष के गुण नहीं आ सकते। स्त्री में सहन शक्ति ज्यादा है, स्त्री में समझदारी ज्यादा है। इसको तो युगों से मानते हैं, चाणक्य ने भी माना है इस चीज को। पुरुष में जहाँ ठीक है, किस मामले, पुरुष में साहस है, वो आगे बढ़कर साहसी काम करता था, समाज में पहले ही कमा के लाता था। अब उस समय भी खेत में जाती थी औरतें काम करने के लिए, सिर्फ पुरुष ही नहीं करता था। उस समय भी औरतें, महिलाएं अभी भी जाती है गाँव में, खेतों में। हाँ, नहीं, प्राचीन बात की करें, आज भी अब पढ़ी लिखी हैं तो ऑफिस में जाती हैं, पहले भी जाती थी और आज भी जाती हैं, पढ़ी लिखी हैं, बाहर जाती हैं। तो मैं कहूंगी पुरुष प्रधान समाज तो रहेगा ही। औरतों को चाहिए थोड़ा सा पुरुषों के इमोशन को समझें, उनको डाउन ना दें, उनको थोड़ा सा, उनमें ईगो होता है तो उस ईगो को संभालते हुए, अब जैसे औरतों में सहन शक्ति होती है तो पुरुषों में थोड़ा सा अहंकार, जैसे पुरुषत्व का अहंकार, तो उसको संभालते हुए दोनों आगे बढ़े। मैडम, अब अंतिम प्रश्न कि आप की ऐसी कौन सी इच्छा आपको लग रहा है अभी
कि इस जीवन में और हो नहीं पाए, पूर्ण नहीं हो पाएगी, ऐसी कोई इच्छा है जो पूर्ण रह जाए? हाँ, मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों के संपर्क में रहना, जितना हो सके बच्चों को कुछ सिखाना। जो बच्चे दुखी हैं, आज बहुत सारे बच्चे दुखी हैं, मैं देखती हूँ। बच्चों को मैं सहारा दे सकूँ, बच्चों को अच्छी राह पे ला सकूँ, भटके हुए को एक जीवन दे सकूँ। और अंत में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहिए, हमारे दर्शकों को, मेरे दर्शकों को? मैं यही कहूंगी, आपको जो अच्छा लगे आप वही करो, जिसमें आपको खुशी ना हो वो मत करो, और माफ करके चलो, जो बुरा है उसको माफ करो। बहुत सुंदर संदेश, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने समय दिया। थैंक यू। और मैं आप सदैव आपके लिए आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद।